उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस एक 55 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। उसको गिरफ्तार करने की मुख्य वजह थी उस व्यक्ति पर एक 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के कत्ल का आरोप था। जब उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपने रिश्ते में लगने वाले पोते को क्यों मारा है और कैसे मारा है, तो वो व्यक्ति जो चीज़ें पुलिस को बताता है वो सुन करके पुलिस एक पल के लिए हैरान रह जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर मैं अपने पोते को नहीं मारता तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता, मेरे पूरे परिवार में मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं बचता, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता। और इस वजह से मुझे एक तांत्रिक ने बताया था कि तुम ऐसा ऐसा करो, इस वजह से मैंने अपने पोते को मार दिया है। पुलिस पूछती है कैसे मारा, इसकी कैसी प्लानिंग की थी, तो वो व्यक्ति कहता है कि इस पूरे कत्ल को अंजाम देने के लिए मैंने 1 महीने का प्लानिंग किया। इस 1 महीने में मैं बाज़ार से औजार खरीद करके घर पर रखा। इसके बाद मैं बाज़ार से बड़े बड़े पॉलीथीन खरीद करके लाया, घर पर रखा। इसके अलावा मैं बाज़ार से 4 किलो इत्र की बोतलें खरीद करके घर पे रखा। इसके अलावा मैं बाज़ार से 100 से 150 धूप बत्तियाँ खरीद करके घर पे रखा था, जिससे कत्ल को अंजाम देने के बाद इसकी भनक आस पड़ोस के लोगों को ना मिले। इस वजह से इस सारे चीज़ों को मैंने घर पर रखा और कत्ल को अंजाम देने के बाद उस 11वीं में पढ़ने वाले छात्र के लाश के टुकड़ों को अलग अलग लगभग 10 किलोमीटर के दायरों में 3 थानों के इलाके में अलग अलग पॉलीथीन में बांध करके अलग अलग जगह फेंक दिया है। जब ये बात पुलिस को वो बताता है, पुलिस एक पल के लिए हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर कैसे एक निर्दयी दादा ने अपने पोते को बेरहमी के साथ कत्ल किया है। खैर, क्या है ये पूरी सच्ची घटना, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करेली इलाके की है। करेली इलाके का एक इलाका पड़ता है सदियापुर, जो कि गुरुद्वारे के पास में एक मकान है। उस मकान में रहने वाली कामिनी, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, कामिनी अपने 3 बेटों के साथ उस मकान में रहा करती थी। बेटे जिसमें एक बड़ा बेटा समीर है, एक मझिला बेटा जो दूसरे नंबर का वो ध्रुव है, और एक तीसरा जो सबसे छोटा बेटा है वो पीयूष है, पीयूष उर्फ यश। यश जो कि 26 अगस्त 2025 को सुबह 8:30 बजे तैयार होकर के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जाता है। 11वीं का वो स्टूडेंट था। 8:30 बजे वो घर से निकलता है। स्कूल से उसका छूटने का समय 2:30 था, यानी 2:30 बजे वो घर पहुंच जाता था। कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे होता था, मैक्सिमम वो 3 बजे तक तो घर आ ही जाता था। लेकिन 26 अगस्त 2025 को वो शाम 4 बजे तक घर नहीं पहुंचा। घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि शाम का 4 बज गया है और पीयूष उर्फ यश का कहीं कोई अता पता नहीं है। परिवार वाले स्कूल में फ़ोन करते हैं, उनको लगता हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चल रहा हो। स्कूल फ़ोन किया जाता है तो स्कूल वाले कहते हैं कि आज तो पीयूष स्कूल आया ही नहीं था। परिवार वालों को एक पल के लिए शंका होता है। उन लोगों को लगता है हो सकता है स्कूल के बहाने किसी दोस्त के घर पर गया होगा और वहीं पर टीवी वगैरह देखते या खेलते खाते सो गया होगा। परिवार वाले हर एक दोस्त को फ़ोन लगा करके पूछते हैं जिससे पीयूष की दोस्ती थी। जब सारे दोस्तों के पास फ़ोन लग जाता है और सभी दोस्तों से एक ही जवाब आता है कि आज तो उन्होंने पीयूष को देखा ही नहीं है। परिवार वालों को शक होता है। परिवार वाले अपने स्तर से आस पड़ोस के हर इलाके में खोजबीन कर लेते हैं। जब कहीं कुछ अता पता नहीं लगता है तो परिवार वाले अपने घर की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में पीयूष अपने गली से स्कूल जाते हुए तो दिख रहा है, लेकिन फिर आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। परिवार वाले परेशान होते हैं। थक हार करके वो अपने नज़दीकी थाने, करेली थाने पहुंचते हैं। वहां जाकर के पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि 11वीं में पढ़ने वाला पीयूष, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास में है, वो स्कूल जाने के दौरान ही लापता हो गया है। पुलिस को अनहोनी की आशंका होती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है किसी ने पीयूष को किडनैप करने की कोशिश की होगी और इस वजह से पीयूष का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश शुरू करती है।
इस तफ्तीश में पुलिस को लगभग शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, लेकिन पुलिस की 2 टीमें बनी हुई थी। ये दोनों टीमें उस पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल देती हैं। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है। वो क्लू था, एक स्कूटी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास में है, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। उसकी स्कूटी पर एक स्टिकर लगा हुआ है। उस स्टिकर से पुलिस उस स्कूटी के बारे में पता करने की कोशिश करती है और इसी बीच पुलिस की तफ्तीश में रात हो जाती है और एक महिला निकल करके बाहर आती है और कहती है कि साहब, मैंने एक व्यक्ति को देखा है, मेरे खेत के पास एक नाली है और उस नाली के पास में ये जो आप स्कूटी बता रहे हैं जिस पे ये स्टिकर लगी हुई है, इसी स्टिकर लगा हुआ एक व्यक्ति आया था और वो खेत के पास नाली में कुछ सामान जैसा फेंक करके गया है। ऐसा लग रहा था कोई जानवर वगैरह हो। पुलिस को जैसे ही उस महिला ये सारी चीज़ें बताती है, पुलिस को तुरंत शक होता है। पुलिस की पूरी टीम उस महिला के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वो जो जगह थी वो उत्तर प्रदेश के नैनी पुल पार करके हाईटेक सिटी है। हाईटेक सिटी के पास नाला है, उस नाले के पास में वो जो महिला बताई थी, वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है, वहाँ तफ्तीश करती है, तो पुलिस को उस नाले से एक बोरे में लपेटा हुआ कुछ चीज़ दिखाई देता है। पुलिस उस बोरे को नाले से बाहर निकालती है, बोरे में से और जो लपेटा हुआ चीज़ था उसको बाहर निकालती है, तो पता लगता है कि उस पर एक साड़ी भी लपेटी गई है। पुलिस साड़ी को हटाती है तो पुलिस के सामने जो नज़ारा था वो काफ़ी चौंकाने वाला था, वो हर किसी को परेशान करने वाला था। वो एक इंसान की लाश थी जिसे साड़ियों में लपेट करके फेंका गया था। उस इंसान की लाश थी जिसका न तो सिर है, न तो दोनों हाथ है, न दोनों पैर है। पुलिस उस लाश को लेकर के पीयूष के घर वालों से शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है कि ये लाश पीयूष की है। अब पुलिस के सामने एक चीज़ तो निकल के कन्फर्म हो गया कि पीयूष की हत्या की जा चुकी है। अब हत्या करने वाला कौन है, इसके बारे में पुलिस तफ्तीश करती है। पूरी रात पुलिस 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। 200 सीसीटीवी फुटेज में पुलिस जब खंगालती है, जहाँ पर ये हाईटेक सिटी के नाले के पास जो सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति दिखा था, जो स्कूटी से आया था, उसका जब सीसीटीवी फुटेज निकाला जाता है, उसको पीयूष के घर वालों को, आस पड़ोस वाले को दिखाया जाता है, तो आस पड़ोस वाले और पीयूष के घर वाले पहचान लेते हैं। अनजाने में ही पहचान होती है, चेहरा बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन वो पहचान करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो हमारे पड़ोस के रहने वाले शरण सिंह दादा हैं। अब जैसे ही नाम शरण सिंह का आता है, आस पड़ोस वाले को एक पल के लिए समझ में आ जाता है कि वो शरण सिंह जिसका पूरे मोहल्ले में किसी से बनता नहीं है, हर किसी से उसका झगड़ा झंझट होते रहता है और घर में वो अजीब तरीके की हरकतें करता है। जैसे लगता है केवल पूजा पाठ, धूप बत्ती, ये सब सारी चीज़ें जलाना, जैसे तंत्र मंत्र की वो क्रिया कर रहा हो। इन चीज़ों को लेकर के मोहल्ले वाले भी परेशान थे। पुलिस उसके घर पर पहुंचती है। पुलिस को घर के अंदर से इतनी ज़्यादा इत्र की खुशबू, उसके अलावा धूप बत्तियों की खुशबू आती है कि पुलिस को भी एक पल के लिए समझ में नहीं आता है कि इतना साफ़ सुथरा इंसान जो पूजा पाठ में लगा हुआ हो, उस इंसान के ऊपर कत्ल का आरोप लगा हो। खैर, पुलिस का काम था तफ्तीश करना। पुलिस उसके पास पहुंचती है, उससे पीयूष के बारे में पूछताछ करती है, तो वो व्यक्ति कहता है, मुझे क्या मालूम पीयूष कहाँ, मैं तो खुद सुबह से खोज रहा हूँ। पुलिस को शक होता है उसकी बातों से, क्योंकि पुलिस उसके घर के अंदर दाखिल होती है तो घर में वो घर को इतने अच्छे तरीके से धो करके चारों तरफ इत्र छिड़का हुआ था, इतना ज़्यादा धूप बत्ती जलाया था कि पुलिस को शक होता है। पुलिस उसे तुरंत अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेकर के उसे सीधे थाने पहुंचती है। पहले पुलिस प्यार से पूछताछ करती है, जब वो कुछ राज उगलना नहीं चाहता है तो पुलिस अपने तौर तरीके पर आ जाती है, अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करती है। तो वो शरण सिंह एक एक करके सारी चीज़ें उगलना शुरू कर देता है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपने रिश्ते में लगने वाले पोते को क्यों मारा है। तो शरण सिंह कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसकी दादी मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती, मेरे पूरे परिवार में मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं बचता। पुलिस पूछती है, ऐसा क्यों तुमको लगता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, बात है 2023 की, मेरा एक बेटी थी और एक बेटा था। 2023 में मेरी जो बेटी थी वो पीयूष के उम्र के ही आसपास में थी। वो अपने ही घर में फंदे पर झूल जाती है। वहीं 2024 की बात है,
मेरा जो बेटा था वो भी पीयूष की उम्र का ही था, वो यमुना नदी से छलांग लगा देता है। इस तरीके से मेरे बेटा और बेटी की मौत हो जाती है। तो मुझे कुछ अनहोनी की आशंका होती है, ऐसा लगता है मेरे घर पर कोई काली साया का छाया है, इसको दूर करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और इसी बीच मैं एक तांत्रिक से मिलता हूँ। वो तांत्रिक मुझे सलाह देता है और कहता है कि तुम्हारे घर पर एक काली साया का साया है और उसको तुमको दूर करना होगा। वो व्यक्ति पूछता है कि अच्छा, इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा और कौन व्यक्ति है जिसने इस पूरी काली साया को मेरे घर पर दिया है। तो वो तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला है, उसके ही द्वारा तुम्हारे घर पर ये सारे तंत्र मंत्र की क्रिया की गई है। अब ये बात जब शरण सिंह को पता चलती है तो शरण सिंह वहाँ से प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जब वो उपाय पूछता है वो तांत्रिक से, तो तांत्रिक कहता है कि तुम अपने ही बच्चे की उम्र के एक बच्चे का पता करो और उसके बाद उसको काली माँ को भोग लगाओ, तब तुम्हारे घर से ये सब जो बुरी आत्माएं हैं वो हट जाएंगी। अब ये शरण सिंह इसी फिराक में लग जाता है और इस फिराक में वो पिछले 1 महीने से लगा हुआ था। उसकी नज़र पीयूष पर पड़ती है क्योंकि पीयूष उसके बच्चे के उम्र का था और दूसरा वो उसी औरत के घर का था जिस औरत ने उसके घर पर होना किया था। ये बात वो और तांत्रिक मानते थे, जबकि आज के समय में ऐसा कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। सरकार हमेशा जागरूक करती है। खैर, अब यहाँ पर शरण सिंह पीयूष को अपनी निगाह में रख लेता है और निगाह में रखने के लिए वो पीयूष का पहले विश्वास जीतना चाहता था, क्योंकि पीयूष क्या उस मोहल्ले में किसी भी व्यक्ति से शरण सिंह की बहुत ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। तो वो पीयूष का पहले विश्वास जीतने के लिए पीयूष के साथ दोस्ती करता है। पीयूष जब भी उस गली से स्कूल जाता, जिस गली में शरण सिंह का घर था, शरण सिंह बाहर आ जाता अपने घर के, कभी पीयूष को हाँ बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते अब शरण सिंह पीयूष के साथ उसके स्कूल वाले रास्ते पर काफ़ी दूर उसके साथ बातचीत करते हुए चलता, आता जाता, ये सब सारी चीज़ें वो करना शुरू कर दिया पिछले 1 महीना से। जब पीयूष को ये विश्वास हो गया कि दादाजी अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब ये हमारा कभी अहित नहीं चाहेंगे, तो पीयूष उनके कुछ कुछ कामों को भी कर दिया करता। इसी बीच 26 अगस्त 2025 को पीयूष स्कूल जा रहा था सुबह 8:30 बजे। शरण सिंह को पता था कि पीयूष सुबह 8:30 बजे स्कूल जाएगा। वो अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और पीयूष को आवाज़ लगाता है, पीयूष बेटा थोड़ा इधर आना। पीयूष दादाजी पर विश्वास करता था, वो दादाजी के पीछे पीछे चल जाता है उनके घर के पास। दादाजी कहते हैं पीयूष थोड़ा सा उस कमरे में से एक सामान है उसको बाहर निकाल दो। पीयूष दादाजी के घर में दाखिल होकर के आगे जिस कमरे में दादाजी ने बताया था सामान निकालना, उस कमरे की तरफ बढ़ता है। इधर दादाजी पहले से ही तैयार था। वो शरण सिंह अपने हाथ में एक ईंट उठाता है और ईंट सीधे पीयूष के सर पर मार देता है। जैसे ही पीयूष के सर पर ईंट लगती है, पीयूष बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब ये यहाँ से शरण सिंह की पूरी प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब वो पीयूष को उठा करके एक माँ काली की मूर्ति थी, उस मूर्ति के सामने एक तख्ते पर लिटा देता है। लिटाने के बाद अब वो वहाँ पर अपनी वो सारी सिद्धियां करना चाहता था जो उसे तांत्रिक ने बताया था। इसके लिए बाकायदे वो सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेता है जो उसने बाज़ार से ख़रीद करके लाया था, चाहे वो औजार हो, धूप बत्ती हो या फिर आपका इत्र हो, ये सब सारी चीज़ें वो रखता है। उसके बाद वो पूजा पाठ करना शुरू कर देता है और इसी पूजा पाठ के बीच में लगभग आधे घंटे का समय बीतता है। धीरे धीरे पीयूष को होश आने लगता है, उसके शरीर में हलचल होती है क्योंकि ईंट लगने से वो बेहोश हुआ था। अब जैसे ही शरण सिंह देखता है कि पीयूष होश में आ रहा है, वो तुरंत पास में रखा हुआ एक तकिया लेकर के पीयूष के सांसों को रोक देता है। पीयूष की मौत हो जाती है। उसके बाद अब बारी थी पीयूष को माँ काली को भेंट चढ़ाने की। वो औजार उठाता है जो उसने बाज़ार से ख़रीद करके लाया था। वो सीधा औजार पीयूष के गले पर चला देता है, गला शरीर से अलग हो जाता है। उसके बाद अब वो इन चीज़ों की महक को दूर करने के लिए पूरे घर में इत्र और जो धूप बत्तियाँ थी, इन सब सारी चीज़ों को जला करके छिड़क करके अपनी पूरी तैयारी कर देता है और पूरा शाम तक उस पीयूष की उर्फ यश की लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी करता है। और इसके लिए बाकायदा जो पॉलीथीन वो ख़रीद करके लाया था, उस पॉलीथीन में उस लाश के कई टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद हर टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में भर करके लगभग
10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 3 थानों का इलाका पड़ता है। उन 3 थानों के इलाकों में इस पूरे टुकड़े को अलग अलग जगह फेंक देता है, कहीं किसी नाली के पास तो कहीं किसी दीवार के पास। इस तरीके से वो अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकता है। बताया जा रहा है कि वो जो सिर था वो सिर रसूलपुर गद्दार के कूड़े के ढेर में फेंक देता है। वहीं हाथ और पैर जो था इसके टुकड़ों को वो अतार सुइया के नाले में फेंकता है। इसके अलावा जो शरीर था उसको नैनी पुल पार करके हाईटेक सिटी के नाले में फेंक देता है। जब ये बात पुलिस को कहता है, पुलिस इन जगहों पर जब तफ्तीश करती है उसके बताए हुए जगहों पर, तो वहाँ से पीयूष की सारी बॉडी मिल जाती है। पुलिस पूरे सबूतों को इकट्ठा करके अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस इस पूरे हत्याकांड को लेकर के खुद हतप्रभ है। उस इलाके के लोग डरे सहमे हैं कि इस तरीके से एक मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति जो कि रिश्ते में हर किसी का दादा लगता है, वो अपने पोते जैसे उम्र के बच्चों पर क्या नीयत रखता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि कोई व्यक्ति अंधविश्वास में इस कदर पागल हो सकता है कि वो इस 2025 के ज़माने को ही भूल जाए जहाँ पर अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खैर, वो अपने परिवार के मौत की वजह पीयूष के दादी को मानता था और इस वजह से वो पीयूष को मारा है, ये उसका कहना है। इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आपके क्या ख्याल हैं इस पूरी घटना को लेकर के, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे मैं कोशिश करूंगा आपको और एक नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।